हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, आपके टेक्निकल मैथ्स के एयरफोर्स एक्स ग्रुप के 5 लाइव सेशन हो चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं देखे हैं तो फेबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर उनको देख लीजिए। वो आपके आगामी जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज अपन लाइव सेशन 6 में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 125 से 150 तक के क्वेश्चन। ठीक है, हर एक सेशन के अंदर 25 क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, जिनमें आपके टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं और आगे जो एग्जाम आएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सेशन को जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इस लाइव सेशन से जुड़ सकें। ठीक है, और किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेबुलस एकेडमी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और गूगल प्ले स्टोर से फेबुलस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे फ्री आप टेस्ट दे सकते हो ताकि आपकी तैयारी आपको पता चल सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ये समुच्चय वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड ये है कि समुच्चय वाले चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है। जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का होता है। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है यहाँ से कि किसी भी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है या उचित उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ का कंसेप्ट क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट्री जो है इसको ए डैश या ए सी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, इसका मतलब है ए नहीं, यानी कि समुच्चय ए के बाहर का। जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट में ये समुच्चय ए है तो इसका ए डैश जो है वो क्या आएगा, इसके बाहर वाला ये ग्रीन वाला जो रीजन है वो क्या कहलाता है, ए डैश। अब आपको बोला कि ए और ए डैश को मिलाओगे तो दोस्तों ए और ए डैश को मिलाते हैं तो दोनों को मिलाओगे, ग्रीन और इस रेड को मिलाओगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल। तो जो कि ये क्या है, गलत है यहाँ पर। अगले में क्या बोला, ए यूनियन ए डैश किसके बराबर है, यूनिवर्सल के, तो ये सही है। आगे बोला ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो दोस्तों ए और ए डैश का कॉमन लोगे तो ग्रीन में और रेड में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5। तो ये 2 स्टार आपको और याद रखने हैं। क्लियर है दोस्तों। अच्छा, एक और याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या होता है, खुद ही होता है। 5 रिक्त समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट्री होता है सार्वत्रिक और सार्वत्रिक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 5। ये स्टार्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गए होंगे सारे। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो साइन की पावर 10 प्लस कोसेक की पावर 10 का मान क्या होगा। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या क्या बनते हैं वो बता देता हूं मैं। ठीक है, कई बार आपको ऐसे बोला गया कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान 2 हो तो साइन की घात n प्लस कोसेक की घात n थीटा का मान ये भी कितना होता है, 2। यही क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी बनता है कि कोस थीटा प्लस सेक थीटा का मान 2 हो तो कोस की पावर n थीटा और सेक की पावर n थीटा इसका मान भी कितना होता है, 2। और यही क्वेश्चन 10 और कोट में बनता है कि यदि 10 की पावर n थीटा प्लस कोट की पावर n थीटा बराबर कितना हो, 2 हो तो यदि 10 थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 हो तो 10 की पावर n थीटा प्लस कोट की पावर n थीटा इसका मान भी कितना आता है, 2। तो 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। तो यहां से दोस्तों इसका जो आंसर है वो आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है तो साइन की घात 10 का मान और कोसेक की घात 10 का मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन बनते हैं। चौथा क्वेश्चन यहां से बनता है
कि अगर ये कंडीशन है तब थीटा का जो मान है वो कितना होता है 90। तो आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो कि साइन 90 का मान 1, कोसेक 90 का मान भी 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, या तो 90 होता है या 5π/2 है ना। जैसे ये वाली लाइन होती है ना, तो यहाँ जितने भी वैल्यू आएंगे उस पर सेक साइन प्लस कोसेक का मान कितना आएगा 1 आएगा, तो कितना होगा 2। तो π/2, 5π/2, 9π/2 है ना, फिर 13π/2, इन सभी पे वैल्यू कितनी आएगी 2। वो यहाँ रखोगे तो थीटा की वैल्यू 90 यहाँ रखोगे तो 1 का 10, 1 का 10, 1 तो 1 प्लस 1 कितना जाएगा 2। यही क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछ लिया जाता है कि थीटा का मान कब होगा, तो थीटा का मान यहाँ कितना आएगा 0 या 2n π भी बोल सकते हैं। 0 cos 0 का वैल्यू 1, sec 0 का वैल्यू भी 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। तो इसमें भी आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो। इसमें बोले तो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी आएगी π/4, कितनी आएगी π/4 आएगी इसमें, π/4। तो tan π/4 कितना होता है 1 और cot π/4 भी कितना होता है 1, 1 + 1 कितना आएगा 2। आई होप कि याद हो गए होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कुछ एक रिजल्ट और हैं, वो भी आपको याद रहने चाहिए। एक रिजल्ट और है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का जो मिनिमम वैल्यू वो कितना होता है 2 या 2 से ज़्यादा होता है। ऐसे ही कोस थीटा और सेक थीटा का भी मिनिमम वैल्यू 2 होता है और 2 से बड़ा होता है, तो मिनिमम वैल्यू 2 आएगा। ऐसे ही टेन थीटा प्लस कोट थीटा का भी मिनिमम वैल्यू 2 होता है, तो 2 या 2 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो इन तीनों का ही रेंज पूछे, मिनिमम वैल्यू पूछे, तीनों का ही मिनिमम वैल्यू पूछे तो कितना आएगा 2। और इन तीनों ही केस में इनकी परिसर या रेंज पूछे तो वो रेंज आएगी 2 से अनंत। याद रखना, देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, एक बार देख लीजिएगा। और जिनको नोट करना है नोट भी कर सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इसको जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/3 हो तो थीटा का व्यापक मान। दोस्तों यहां से ये त्रिकोणमितीय समीकरण का क्वेश्चन है, तो इसकी ट्रिक बता देता हूं कि जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा टाइप से हो, या कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा टाइप से हो, या टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर अल्फा टाइप से हो, तो इन तीनों ही केस में जो व्यापक हल है वो आता है n पाई में, n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या आता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। और तीन इनके उल्टे हो गए, कोसेक स्क्वायर आ जाए तब भी साइन वाला, सेक स्क्वायर आ जाए तब कोस वाला, और कोट स्क्वायर आ जाए तब टेन वाला। तो जब भी स्क्वायर दिखे तो आंसर किस में आएगा n पाई में। तो ये ए ऑप्शन रिजेक्ट, सी ऑप्शन रिजेक्ट, तो कौन सा बचा बी और डी। अब वैल्यू रख के देख लो कि या तो π/6 पे सही होगा या π/3 पे सही होगा। तो यहाँ π/6 रखा, तो सेक π/6 कितना होता है 2/√3, स्क्वायर किया तो कितना है 4/3, जो कि क्या कर रहा है संतुष्ट। तो ये ही बी ऑप्शन अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कभी भी त्रिकोणमितीय समीकरण क्वेश्चन आ जाए उसको आपको छोड़ के नहीं आना है। आप क्या करो, n की वैल्यू 0 कर दो तो π/6 रखा या -π/6 रखा, इसमें भी n की वैल्यू 0 करो तो π/3 रखा, -π/3 वैल्यू पुट करके भी आप चेक कर सकते हो। क्लियर है। आगे है, ये है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन, और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपका, देखिए कैसे करोगे। इसको थीटा मान लो, तो cos इनवर्स a/b और 1/2 इसको क्या मानो थीटा। तो 2 इधर आएगा, cos भी इधर आएगा, तो cos 2 थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी दोस्तों a/b। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं cos 2 थीटा यूज हो रहा होगा। तो यही जो समीकरण है वो बन गई tan π/4 प्लस थीटा, और ये बन गया tan π/4 माइनस थीटा। सिंप्लीफाई करना है, बाकी डिफिकल्ट नहीं है। अब दोस्तों दो चीजें आपको याद रहनी है कि tan π/4 प्लस माइनस थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस, ऐसे ना। ये लीजिए tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला था 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। करें
तो देखिए सोल्व कर लीजिए इसको अब। तो यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो ये बन गया 1 प्लस टेन थीटा, प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे क्या आएगा माइनस, और माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे क्या आएगा प्लस। ये लीजिए लघुत्तम ले लोगे तो नीचे तो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको ओपन करो और सोल्व कर लो तो ये बनेगा 2 कोष्टक 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना, पता है कि सभी को? तो ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 2 बटा cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से चिपका दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 2a और बाई बी, तो ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2b बाई ए। आपका क्या हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है करेक्ट है। क्लियर है? चलिए आगे, ये आपको बता रखा है मैंने, एक किसी ना किसी सेट के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया भी था, वहाँ पे मैंने 6 रिजल्ट डिस्कस किए थे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड का था, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड का भी था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का भी था, ठीक है, और कोट का भी था। तो अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई है, तब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आती है एक्स वाई जेड के बराबर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है करेक्ट है, ठीक है। आगे है, यदि समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 6px प्लस 1 बराबर 0 के मूल समान हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों द्विघात समीकरण आपको पता ही होगा, इसके लिए विवेचक का मान आपको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इसके 3 केस बनते हैं यहां से दोस्तों। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac जो d है उसकी 0 से बड़ी वैल्यू है तो क्या कंडीशन होती है, बराबर 0 है तो क्या कंडीशन होती है, और लेस देन 0 है तो क्या कंडीशन होती है। अगर 0 से बड़ा आता है तो इसके मूल जो हैं, मूल होते हैं वास्तविक और मूल होते हैं भिन्न भिन्न। दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। अगर बराबर 0 आता है तो मूल होते हैं समान, मूल वास्तविक होते हैं लेकिन भिन्न भिन्न ना होके क्या होते हैं, समान होते हैं। और अगर d लेस देन 0 आ जाए तो मूल होते हैं काल्पनिक और भिन्न भिन्न होते हैं, और एक दूसरे के होते हैं सहयुग्मी। क्या होते हैं, सहयुग्मी, ये याद रखना। तो यहाँ केस क्या दिया हुआ है कि इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है, समान, तो इसके मूल समान है तो p का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब मूल समान है तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए, 0, सेकंड केस। अब b कितना है, ये 6p, तो 6p का होल स्क्वायर, फिर 4, a की वैल्यू कितनी है 4, और c की वैल्यू कितनी है 1 बराबर 0 कर दो और सोल्व कर लीजिए। ये आ गया 36p स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो आ गया p स्क्वायर बराबर 16 बटा 36। तो यहाँ से p की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4 बटा 6, यानी कि प्लस माइनस का 2 बटा 3। आपका क्या हो गया आंसर। अब माइनस वाली दे नहीं रखी है, प्लस वाली दे रखी है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे है, ये एक सीरीज है। अच्छा, ये तो क्या बन रही है, जीपी बन रही है, जीपी के n पदों का योग पूछ रहा है आपको, है ना। सॉरी जीपी नहीं, एपी बन रही है, सॉरी क्या बन रही है, एपी, समांतर श्रेणी बन रही है। अंतर देखो बराबर आ रहा है 2 2 का, तो क्या बन रही है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना होता है, n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ कुछ एक बताता हूँ, योग के कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, वो याद रखना कि n प्राकृत संख्याओं का योग मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डेडेस n, n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n प्लस 1 बाई 2। याद हो जाएगा, बहुत काम में आते हैं। फिर n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ऐसे ही n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डेडेस n का क्यूब। ये होता है n प्लस 1 बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे होता है सम प्राकृत संख्याओं का योग,
मतलब 2 + 4 + 6 + 8 प्लस ऐसे कितने आ जाएंगे n पद। n प्राकृत संख्या, n सम प्राकृत संख्याओं का योग वो होता है n + 1। और लास्ट आपको याद रखना है विषम प्राकृत संख्याओं का 1 + 3 + 5 + 7 कितने पद हैं, n पद। तो दोस्तों इनका योग होता है n²। याद हो गया। तो 5 क्वेश्चन आपके याद होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, C n²। और बाय ऑप्शन से करते हैं तो n की वैल्यू 2 रखोगे, n बराबर 2 रखोगे, बाय ऑप्शन से बता रहा हूं। तो 2 पदों का योग कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो वो ऑप्शन के अंदर भी 2 रखने पे 4 आना चाहिए। तो यहाँ रखा तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये रिजेक्ट हो गया। यहाँ 2 × 2 4, 4 का स्क्वायर 16, ये भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, ये भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ऐसे भी कर सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका गुणोत्तर माध्य, कि A तथा B का गुणोत्तर माध्य, A और B का गुणोत्तर माध्य जो है GM, वो GM आपको दे रखा है किसके बराबर, a⁴n + 1 b⁴n + 1 अपॉन a⁴n + b⁴n। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको रटना नहीं है। आप में से कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रट रखे होते हैं कि ऐसा है तो n की वैल्यू इस पे GP होगी, इस पे HP होगी, इस पे AP होगी। रटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ n+1 है, अगर उसने n+2 कर दिया और नीचे n+1 कर दिया तो आपके आंसर थोड़े से चेंज हो जाएंगे। यहाँ n कर दिया, यहाँ n-1 कर दिया, तो n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो रटना नहीं है। करना कैसे ये समझाता हूँ। आप n की वैल्यू रख के चेक कर लो। अगर AP में बन जाता है तो वो आ जाएगा आंसर, अगर GP में बनता है तो वो आ जाएगा। अब आपको AP, GP, HP का कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो दोस्तों कंसेप्ट जो है वो क्या है कि A और B के मध्य अगर समांतर माध्य ज्ञात करना है तो वो समांतर माध्य जो है वो आता है A + B/2। तो अगर यहां पर आपको समांतर माध्य पूछता तो n की चारों वैल्यू में से वैल्यू रख के देखते और उसको सोल्व करने पे अगर a + b/2 आ जाता तो वो क्या हो जाता, समांतर माध्य। तो वही n की वैल्यू अपना आंसर हो जाती। अगर आपको यहां पर पूछा गुणोत्तर माध्य a और b के बीच में GM पूछा तो GM कितना आएगा, √AB। तो आपने n की वैल्यू यहां पुट करके देखी और √AB अगर ये बन गया तो वही n अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा GM के लिए। ऐसे ही HM पूछता हरात्मक माध्य, तो हरात्मक माध्य दोस्तों आएगा 2AB/A + B। तो यहां पर n की वैल्यू रखोगे और उसमें अगर ऐसा बन गया तो वही हरात्मक माध्य हो जाएगा, तो वही अपना क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 3 चीजें याद रखनी है। चौथी चीज याद रखनी है आपको कि दो संख्याओं के बीच में समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, ये तीनों किस में होते हैं, GP में। यानी कि गुणोत्तर माध्य का जो स्क्वायर है वो समांतर माध्य गुणा हरात्मक माध्य के बराबर होता है। और लास्ट एक कंडीशन वो याद रखनी है कि समांतर माध्य का मान गुणोत्तर माध्य के बराबर या बड़ा और गुणोत्तर माध्य का मान हरात्मक माध्य के बराबर और बड़ा होता है। ये इतने कंसेप्ट आपको याद रखने हैं इन फ्यूचर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपना मेन मकसद है GM पूछा तो GM मतलब √AB निकल के आना चाहिए। तो n की वैल्यू पुट करो, 1 पुट की तो ये आ जाएगा 1 + 1 a², ये आ जाएगा b² और नीचे आएगा a + b। तो a² + b² अपॉन a + b ऐसा बन रहा है क्या, नहीं। मतलब n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और 2 भी नहीं हो सकती। 2 रखोगे तो क्या बनेगा, a⁴ + b⁴ अपॉन a² + b², वो भी √AB नहीं बन रहा। तो ये दो तो रिजेक्ट हो गए। अब इनमें देखा, अब इनमें देख लीजिए, अगर मैंने हाफ रखा तो ये क्या बना, a⁴ मतलब √A, वो बना √B, सॉरी हाफ रखा तो हाफ + 1 3/2, ये a⁴3/2 बना, वो b⁴3/2 बना और ये a⁴½ बना और b⁴½ बना। ये भी ऐसा नहीं आ रहा √AB जैसा, तो ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट। तो अब कौन सा ऑप्शन बच गया आपका, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट। आप रख के भी देख लीजिए एक बार। ये बनेगा -½ रखोगे तो ये बनेगा √A, उसमें -½ रखोगे तो √B और ये बनेगा a⁻⁻½ और b⁻⁻²। इसको सोल्व कीजिए
तो ये बनेगा √a प्लस √b, और ये बन गया 1/√a प्लस 1/√b। लघुत्तम लिया तो ये आ गया √a प्लस √b, ऊपर पड़ा है, ये आ गया √a प्लस √b, और लघुत्तम जो है वो √ab, ये कट गया, √ab ऊपर चला गया तो √ab। तो -½ रखने पे ये किस में आ रहा है, जीपी में आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए एक बार कंसेप्ट को लिख भी लीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अंकों 1, 2, 3, 4 से बनने वाली विभिन्न संख्याओं के इकाई स्थान पर आने वाली संख्याओं का योग। तो दोस्तों इसका ट्रिक क्या है वो भी मैं डिस्कस करता हूं कि आपको बोले कि अंकों A1, A2 ऐसे है ना, n अंक है से, अब वैसे तो अंक 9 ही आएंगे आपके ना, मैक्सिमम अंक 10 होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, तो 0 का शामिल करोगे 10 अंक हो गए, तो n की वैल्यू मैक्सिमम 10 ही हो सकती है, या 10 ही आपको डिफरेंट अंक दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं n के आप फॉर्मूला लिखा रहा हूं इसे, तो अंकों A1, A2, A3, AN से बने संख्याओं के इकाई स्थान पर आने वाले अंकों का योग। किन का योग पूछा, अंकों का योग पूछा। तो दोस्तों करना क्या, आपको ये जितने अंक दे रखे हैं आप उन सभी अंकों को जोड़ दीजिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 डेडेस AN, ये आपके P&C का क्वेश्चन है, सभी को जोड़ दो। और कितने अंक हैं, n अंक है, 4 अंक है तो 4, 5 अंक है तो 5, तो n अंक है तो n-1 कर दीजिए। कितना कर दीजिए, n-1, और इसका फैक्टोरियल कीजिए। किसका फैक्टोरियल कीजिए, n-1 का फैक्टोरियल, और अंकों का क्या करना है, योग। इससे आपके पास इकाई स्थान के अंकों का क्या आ जाएगा, योग। कर सकते हो, देखिए अंक कितने हैं, 4, 1, 2, 3, 4, तो चारों अंकों का क्या हो गया, योग। और अंक 4 है तो यहां क्या करोगे, 4 - 1 फैक्टोरियल, ये लीजिए 4 - 1 फैक्टोरियल, तो 4 3 7, 2 और 1 10, और ये आ गया 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6, तो 10 गुणा 6, तो फ्रेंड्स कितना आ गया, 60 जो है वो आपका क्या आ गया, आंसर। आप सेकंडों के हिसाब से इस पैटर्न का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो ये आपका लंबा भी पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा। अब कई बंदे आप में से सोच पाए या ना पाए, लेकिन अब यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। उसमें क्या है, जब ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो अगर आपको प्रोसीजर भी याद है लेकिन आपको एक भी केस छूट गया तो आपका आंसर क्या आ सकता है, गलत आ सकता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये आपके बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है कि x + 3 की घात 6 के विस्तार में x की घात 5 का गुणांक। सीधा ही कर लो इसको, तो है ना। क्या पूछा, आप कोई सा r + 1 पद ज्ञात कर लो, तो कितना आएगा, 6cr, x की घात 6 - r और 3 की घात r। r की वैल्यू रख दो, x की घात 5 चाहिए तो r की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 1, तो r बराबर 1 रखा, 1 रखा, तो ये 6c1 x की घात 5 और 3 की घात 1, तो ये आ गया 6c1 गुणा 3, ये गुणांक हो गया। 6c1 की वैल्यू होती है 6 और 3 है तो 6 × 3 = 18, आपका यहाँ पर क्या हो गया, आंसर। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ना ही तो माथापच्ची करनी है, आप जितना हो सके उतना सीधे सीधे सोल्व कर दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है 2-3 बिंदु दे रखे हैं, A, B और C से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों अगर आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको दे दिए जाएं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये आपका जो है कंसेप्ट है या ट्रिक मान लो, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2, क्षेत्रफल को डेल्टा से लिखते हैं, और x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1, इस सारणी का मान ज्ञात कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और एरिया जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अगर इस सारणी का मान नेगेटिव आ जाए तो आप उसको क्या कर दोगे, पॉजिटिव। अब सोल्व कर लो,
कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो सोल्व किया तो 1/2, ये आ गया 4, 4, 1, 3 -2 1 और 3 -16 और 1। अब सारणी को सोल्व कीजिए। अब सोल्व करना आपको आता ही होगा। यहाँ कॉलम लगा दो, ये लीजिए, पहले 2 चिपका दो। तो ये आ गया -8, ये आ गया 12, ये 16 × 3 = 48। इधर से गुणा करो, ये -6, ये 16 × 16 16 32 16 16 64 और ये 12, और बाहर कितना है 1/2। तो अब इधर वालों में से ये वाले घटा दो, तो 12 12 -8 तो 4, और 4 -48 तो -44। कैलकुलेशन देख लेना, यहाँ 64 और 6 70, 70 में से 12 गया तो आपका 70 में से 10 गया तो 60 और 2 गया तो 58, तो -58। ये -58 और घटाओगे इसको, ये लीजिए ऐसे ही करते हो। तो ये आ गया 1/2, ये आ गया -44 + 58, तो ये आपका आ गया यहाँ से दोस्तों 14/2, तो कितना आ गया 7 वर्ग इकाई, आपका क्या हो गया आंसर। और कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये आपके ज्यामिति का क्वेश्चन है कि एक रेखा 2,2 से गुजरती है और इसके लंबवत, तो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं कि ax + by + c = 0 के आपको समांतर रेखा का समीकरण पूछे, समांतर रेखा का समीकरण। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, ax ऐसा कैसा रख दो, by ऐसा का रख दो, और यहाँ c की जगह कांस्टेंट आएगा। इस लेमडा की वैल्यू आप प्रश्न में दी गई कंडीशन से ज्ञात करते हो। ऐसे ही आपको ax + by + c = 0 के आपको लंबवत पूछ ले, लंबवत रेखा का समीकरण। तो दोस्तों करना क्या है आपको, ये जो 2 गुणांक हैं इन दोनों गुणांक को इंटरचेंज कर दो, मतलब x के गुणा में तो लगा दो b और y के गुणा में लगा दो a, गुणांकों को आपस में इंटरचेंज कर दो, और प्लस है तो यहां लगा दो माइनस, और माइनस है तो प्लस लगा दो, और यहां लेमडा। अब लेमडा का मान जो है वो प्रश्न में दी गई कंडीशन से ज्ञात करते हैं। पहले तो ये चीज, तो इस कंडीशन को यूज करते हुए आप लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हो। किसके, 3x + y - 3 = 0, इधर ले आए। इसके लंबवत रेखा का समीकरण, तो इनको इंटरचेंज किया तो ये 3 के इसका गुणांक 1 है, तो 1 तो यहां जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, 3y, और ये लेमडा = 0, और प्लस है तो यहाँ क्या लगा दो माइनस। ये इसके लंबवत रेखा हो गई। अब ये जो रेखा है वो किससे गुजर रही है, 2,2 से, तो 2,2 संतुष्ट करेगा, तो लेमडा का मान ज्ञात कर लो। तो ये आ गया 2 - 6 + लेमडा = 0, तो लेमडा का मान आ गया दोस्तों 4। तो रेखा का जो समीकरण है वो बन गया x - 3y ये प्लस का 4 = 0। ये आपका समीकरण हो गया, क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, अंतःखंड, तो इसको अंतःखंड रूप में कन्वर्ट कर दो। तो ये आ गया x - 3y बराबर आ गया -4, -4 से भाग देते तो x बट्टा -4, और ये हो जाएगा y बट्टा 4/3 और 1। ये लीजिए, तो y अंतःखंड कितना हो गया दोस्तों, कंपेयर कर लो, तो ये 4/3, और x अंतःखंड पूछा तो कितना आ गया -4, ठीक है। आगे है समीकरण, एक रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है तो एक की प्रवणता दूसरे की दुगुनी है, तो h का मान ज्ञात कीजिए। अब अगर दोस्तों यहाँ से इससे रिलेटेड कंसेप्ट अगर आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट याद होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं होगा सोल्व, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या क्या है कि ax² + 2hxy + by² इसको बोलते हैं समघातीय द्विघात समीकरण, समघातीय द्विघात समीकरण। यह हमेशा एक सरल रेखा युग्म को निरूपित करता है।
अब उन दोनों की ढाल होगी, तो इन दोनों की ढालों है, उनका योगफल जो है वो द्विघात समीकरण आपको याद है, उसी के हिसाब से उसमें करते थे x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक और उसका माइनस। तो यहाँ एक्स वाई का गुणांक कर दो -2hy और बट्टे में करो वाई स्क्वायर का गुणांक, और ढालों का गुणनफल जो है वो कर दो a से स्टार्ट कर दो और बाई क्या कर दो b। द्विघात समीकरण के तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट से आप सोल्व कर सकते हो। तो क्या बोला, तो देखो यहां से अगर मैं ढालों का योगफल देखना चाहूं तो m1 प्लस m2 वो कितना आएगा, यहां से माइनस का h एक्स वाई का गुणा बट्टा 2 वाई स्क्वायर का, एक समीकरण बन गई। और गुणनफल देखना चाहूं तो m1 गुणा m2 वो कितना आ जाएगा 1/2। कंडीशन क्या बोली कि एक की प्रवणता, मान लो पहले की प्रवणता m1 है तो दूसरी की प्रवणता, एक रेखा की प्रवणता दूसरी की क्या है, दुगुनी। तो ये जो प्रवणता है वो m2 का कितना गुना है, 2 गुना। m1 की जगह 2m2 रख दो, ये लीजिए। तो 2m2 गुणा m2 बराबर आ गया 1/2। तो यहाँ से m2 स्क्वायर बराबर आ गया 1/4। तो m2 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 1/2। तो m1 की जो वैल्यू है वो दोस्तों आ जाएगी प्लस माइनस इसका दुगुना, तो ये आ जाएगी 1। यहाँ रख दो, लीजिए प्लस माइनस रखोगे तो यहाँ मैं प्लस रख देता हूँ, माइनस रख देता हूँ, दोनों से सोल्व कर लो, ये लीजिए। तो यहाँ से सोल्व कर रहे हैं अब, तो यहाँ सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 और प्लस माइनस 1 बराबर आ गया -h/2। ये प्लस लोगे तो ये 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3/2 बराबर आ गया माइनस का h/2। तो h की वैल्यू आ गई यहाँ से -3, और माइनस लोगे तो ये हो जाएगा -1 -1 तो माइनस का 3/2 बराबर -h/2। ये कट गया तो h की वैल्यू आ गई 3। तो h की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस का 3, ये आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे है कि बिंदु 1,1 से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट देख लीजिए। कोई भी वर्त का समीकरण उसे क्या बोलते हो, s बराबर 0, और किसी बाह्य बिंदु x1, y1 से अगर वर्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो कितनी खींचती है, 2। इनकी लंबाई ये हो गया बिंदु PQ और PR। तो PQ और PR की जो लंबाई है वो होती है √S1। अब S1 क्या होता है, जो बिंदु है उसको वर्त की समीकरण के अंदर रख दोगे तो वो S1 आ जाएगा। कर लीजिए, ये लीजिए यहाँ, तो अंदर रखोगे S1 कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 1 प्लस 1। तो ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1, 6 4 10 3 13। तो जो लंबाई है स्पर्श रेखा की लंबाई है वो आ गई √13। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे दीर्घवृत्त का केंद्र। अब दोस्तों चाहे वर्त का केंद्र पूछे, चाहे परवलय का, चाहे दीर्घवृत्त का, किसी का भी पूछे और आपको पता नहीं चल रहा तो अवकलन का यूज कर सकते हो। अब देखो ये दीर्घवृत्त का केंद्र पूछा, ऐसे परवलय का पूछ सकता है, ऐसे अति परवलय का पूछ सकता है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, क्या करो, ये जो भी फलन है इसको एक्स वाई का फलन मान लिया। तो ये जो एक्स वाई का फलन है इस पूरे का x के सापेक्ष अवकलन कर दो और किसके बराबर कर दो, 0 के, और y को क्या मानना है, अचर। तो एक समीकरण बन जाएगी। ऐसे इस पूरे फलन का y के सापेक्ष अवकलन कर दो, और जब y के सापेक्ष करो तब x को क्या माना है, अचर। तो दूसरी समीकरण बन जाएगी। दोनों समीकरणों में या तो सीधा एक्स वाई का माना जाएगा, अगर नहीं आता तो विलोपन विधि लगा के सोल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे सीधा आ जाएगा क्योंकि x और y मिक्स नहीं है, x के पद अलग है सारे, y के पद अलग है, ठीक है। तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कितना आएगा, 8x, ये कांस्टेंट 0, 16x का 16, ये कांस्टेंट 0, ये कांस्टेंट 0, तो ये आ गया। तो यहाँ से x का मान दोस्तों आ गया डायरेक्टली 2। अब 2 तो 1 में दे रखा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगर y की वैल्यू भी चाहिए तो y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x को क्या मानोगे, कांस्टेंट। तो इसका कितना आ गया 0, इसका कितना आ गया 18y, ये कांस्टेंट 0, इसका आ गया -54, और ये कांस्टेंट 0, इसका 0। तो y की वैल्यू 54/18, तो 18 3 54, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो 2,3 आपका केंद्र हो गया। क्लियर है। आगे सारणी का क्वेश्चन है। अगर इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले, ध्यान देना, ABC में, XYZ में या थीटा में या अल्फा में ऐसे कुछ क्वेश्चन मिले तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है।
आप उनको आंकिक मान में कन्वर्ट करके सीधा सोल्व कर लीजिए। आप ए बी सी के मान रख दो, ए का मान रख लो 1, बी का मान ले लो 2 और सी का मान ले लो 3, बस। और सोल्व करके यहाँ रख दो, ये लीजिए। तो यहाँ रखा तो ये बना 1 1 1, ये 1 2 3, ये 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये मान रख दो और वही ऑप्शन के अंदर रख देना। आप इसको सोल्व कीजिए। तो 1 1 1 2 1 8, इसको सोल्व किया तो 27 दूना 54, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 8, तो ये आ गया 8 से 12, 3 15, अस लगे 5 1 6, तो ये तो आ रहा 65। इधर सोल्व किया तो ये आया 2, ये आया 8 3 24 और ये आया 27, तो 26 27 54 कितना आया 53, ये लीजिए। अब सोल्व कर लीजिए इसको, सही किया था ना। ओके, तो 53 10 63 12 आना चाहिए। तो ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 रखने पे 12 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ रखा 1 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, माइनस 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 और 6 3 18, तो ये कितना आ गया 36 माइनस 18 कितना आ रहा है 18, आना कितना चाहिए था 12, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इसमें 0 आए, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें ज़्यादा आ जाएगा, इसमें कितना आएगा प्लस है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 36 और प्लस से 18, तो 18 36 10 46 और 54 आएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। इसमें रखो तो ये रखा 2 3 2 5 1 6 हो गया, ये कितना हो गया 1 - 2 -1, ये 2 - 3 -1 और 3 - 1 2 आ गया, तो ये कितना हो रहा है यहाँ पर 6 दूनी 12, तो कौन सा ऑप्शन हो गया 12 यहाँ पर और 12 इसमें आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो सारणिक के, और ये कभी भी छोड़ के नहीं आने आपको, ठीक है। अगला 2/2 के सारणी का प्रतिलोम, 2/2 के अवयव का प्रतिलोम। मैं सीधा बता देता हूँ कैसे होता है कि अगर a 2/2 का a b c d 2/2 का है तो इसका प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, मुख्य जो विकीर्ण है तो d आ जाएगा d आ जाएगा a, और इन दोनों में माइनस लगा दो तो माइनस का b माइनस का c, ठीक है। और फिर इसके सारणी का मान कितना आएगा ad माइनस बी सी, उससे भाग दे दो तो आपका क्या आ जाएगा ए इनवर्स डायरेक्टली आ जाएगा। कर लोगे अब, हो जाएगा। तो देखो इंटरचेंज करोगे तो इधर आएगा 10, इधर आएगा 1, तो 10 1 10 1, ये दोनों रिजेक्ट हो गए। इन दोनों में किसका फर्क आएगा माइनस का, तो इसमें आ नहीं रहा, इसमें आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया करेक्ट। और सारणी का मान कितना आएगा 10 - 9 1 आएगा, तो 1/1 कितना आ जाएगा 1, ओके। ये लिमिट का क्वेश्चन है, सीधा सीधा कर सकते हो। यहाँ से इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है, तो ऊपर से मैक्सिमम पावर को कॉमन लो, नीचे से मैक्सिमम पावर को क्या लो कॉमन, तो ऊपर से √n कॉमन आ रहा है, नीचे से भी √n कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया 1 + √1 + 1/n। ये कट गया, यहाँ अप्लाई करोगे तो 1/∞ कितना हो जाएगा 0, 0 + 1 कितना आ जाएगा 1, 1 का वर्गमूल 1, 1 + 1 कितना आ गया 2, तो आंसर आ गया 1/2। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। दोस्तों लिमिट का चैप्टर कभी भी छोड़ के नहीं जाना, समुच्चय वाला और लिमिट वाला चैप्टर अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है। आगे ये भी लिमिट का क्वेश्चन है। अच्छा ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन दोस्तों जानबूझ के डाला है, अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ ले तो क्या करोगे, ठीक है। बाकी आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी नहीं पढ़ के जानी है, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ जाना, ओके। तो आपको बोला कि x बराबर -5 पे क्या है सतत, तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर x बराबर a पर सतत है फलन, तो उस पे लिमिट का मान और फलन का मान क्या आता है बराबर आता है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब देखो फलन का मान x बराबर -5 पे कितना है a, तो f ऑफ -5 तो किसके बराबर है a के बराबर, और लिमिट ज्ञात करें तो लिमिट x टेंड्स टू -5, और किस पे ज्ञात करोगे इस पे, है ना। लिमिट का मतलब 5 के बराबर नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा है थोड़ा बहुत कम, तब ये यूज होगा, तो इसकी लिमिट ज्ञात कर लो। ये लीजिए अब सोल्व कर लो। जब 5 अप्लाई करोगे -5 तो 0/0 बन रहा होगा, है ना। देख लेना, तो डीएल लगा दो, तो इधर तो आ गया a और इधर कितना आ गया लिमिट
डी लगाओगे तो ये आ गया 2x प्लस 3 और ये आ रहा है 2x माइनस 2। 5 लगा दो, माइनस का 10 प्लस 3 तो माइनस का 7, माइनस 10 माइनस 2 तो माइनस का 12। तो a बराबर आ गया माइनस 7/12, मतलब सॉरी माइनस माइनस तो प्लस, तो 7/12 प्लस का, 1 मिनट मिस्टेक तो नहीं हो गई है, ये आ गया 2x माइनस 2 तो माइनस का 10 माइनस 2 तो माइनस का 12 और ये आ गया, 1 मिनट रख के देखते हैं 0/0 बन रहा है कि नहीं बन रहा। माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस 15 सॉरी प्लस का 25 माइनस 15 माइनस 10 तो ये तो 0 बन रहा है अंश में, तो हर में देखा तो 25 माइनस 10 माइनस 15 ये भी 0/0 बन रहा है। तो यहाँ लिख दिया 2x, इसका अवकलन हो गया, प्लस में 3 आ गया, यहाँ आ गया 2x, ओहो प्लस है यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस नहीं लिखा, ठीक है। अब रखो ये आ गया, ऊपर तो आ गया माइनस 10 प्लस 3 तो माइनस का 7, नीचे आ गया माइनस 10 प्लस 2 तो माइनस का 8, तो आंसर आ रहा है 7/8। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए बिंदु 1,1 पर वक्रों के मध्य का कोण, ध्यान दीजिए दोस्तों, वक्रों के मध्य का कोण डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते, स्पर्शरेखाओं के मध्य का कोण होता है। दो वक्रों के मध्य का कोण बराबर स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण। कैसे, देखिए ये वक्र है कोई, है ना, तो इसके मान लो एक वक्र ये हो गया, अब एक वक्र ये हो गया, इनके मध्य का कोण चाहिए, मतलब ये कोण चाहिए। तो आप ये कोण ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, इस बिंदु पे स्पर्शरेखा खींचोगे, इस पे स्पर्शरेखा खींचोगे और इन दोनों का मध्य का क्या ज्ञात कर लोगे, कोण ज्ञात कर लोगे। और स्पर्शरेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करने के लिए ढाल की पता होनी चाहिए, और ढाल किससे आ जाएगी, dy/dx से। तो इसका dy/dx क्या, तो m1 आ गई, तो dy/dx बराबर आ गया 2x, और 1,1 पे ज्ञात की तो कितने आ गई, 2 आ गई। m2 के लिए क्या करोगे, इसका अवकलन कर दो, तो 2y dy/dx बराबर आ गया 1, तो dy/dx का मान आ गया यहाँ से 1/2, तो ढाल आ गई इसकी 1/2y, तो ये आ गई 1/2, ठीक है। अब कोण ज्ञात करना है तो कितना आएगा, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 गुणा m2, ये लीजिए, ये आ गया 1/2, ये आ गया 3/2, ये कट किया तो ये आ गया 1 मिनट, सही तो किया है ना, इसका आ गया 2x, 2 आ गई, इसका आ गया 2y dy/6, ये आ गया 1/2। तो इनके बीच का कोण जो है वो आ गया 2 m1 माइनस m2 है ना, यहाँ 1 लिख दिया था, ठीक है, फिर 1 प्लस m1 गुणा m2, सोल्व कर लीजिए, ये 2 दूनी 4 माइनस 1 3/2, ये आ गया 1 कट के, तो ये आ गया 3/4, तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 3/4। क्लियर है। आगे है ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, वैसे अच्छा क्या आना चाहिए आपको, किसकी सीरीज है ये, एकीघात x का फॉर्मूला है। अब एकीघात x का क्या पूछा, समाकलन, तो एकीघात x का समाकलन जो है वो क्या होता है, एकीघात x प्लस c, आपका बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट। फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ये है y बराबर x² xx और कोटियों x बराबर 2, x बराबर 1 और x बराबर 2 से घिरे हुए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ तो डायग्राम आना चाहिए, y बराबर x² ग्राफ बनता है ऐसे, फिर क्या बोला, x बराबर 1 और x बराबर 2 और x से घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो 1 से 2 तक इसका क्या कर दीजिए, समाकलन ले लीजिए, तो ये आ गया x3/3, 1 से 2 तो ये आ गया 8/3 माइनस 1/3, तो ये आ गया 7/3 वर्ग इकाई। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ओके, अवकल समीकरण का हल करना है, चर प्रतिकरण विधि लगा दो, y² को इधर ले जाओ, dx को इधर ले आओ, तो ये आ गया y² dy x² dx। अब क्या कर दो, समाकलन कर दो, तो आ गया y3/3, ये आ गया x3/3 और प्लस का c, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ गया x3/3 माइनस y3/3 प्लस c बराबर 0, तो ये आ गया x³ माइनस y³ और यहाँ प्लस 3c बराबर 0। 3c को इधर लाके एक नया कांस्टेंट मान लो, तो ये आ जाएगा x³ माइनस y³ बराबर c। ठीक है,
कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। ओके, आगे देखिए, ये आपका प्रायिकता का क्वेश्चन है और साथ में क्रमचय संचय का भी क्वेश्चन है। 12 लड़कियों, 12 क्या है? गर्ल्स, और 18 क्या है? बॉयज। तो टोटल यहाँ कितने हो गए? 30 में से 2 विद्यार्थियों को चुनना है। तो 30 में से 2 को चुनोगे तो कितना आएगा? 30C2। तो उन दोनों के लड़कियां होने की प्रायिकता, तो टोटल केस तो कितने हो गए? 30 में से 2, और लड़कियां चाहिए, वो फेवरेबल केस हो गए। लड़कियां कितनी है? 12, तो 12 में से कितना आ जाएगा? 2। सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो 12 गुणा 11, इसको सोल्व करोगे तो 30 गुणा 29, और इसका 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? कैंसिल। आप सोल्व कर लो, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 11 दूनी 22, और ये आ गया यहाँ से 145। 22/145। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे ये आपका बॉक्स प्रोडक्ट है। बॉक्स प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ABC का बॉक्स क्या था? इन दोनों का क्रॉस कर दो और पहले के साथ क्या कर दो? डॉट। आसान है एक चीज। दूसरी चीज, बॉक्स के अंदर अगर क्रम सेम रहता है, ABC या BCA या CAB, क्रम सेम रहता है तो आंसर क्या आता है? बराबर आता है। और बॉक्स के अंदर 2 सदिश बराबर है या समांतर, तो आंसर क्या आता है? 0। तो देखो, ये क्रम सेम चल रहा है तो आंसर बराबर आना है। एक का ज्ञात कर लो, इसका ज्ञात करोगे, इन दोनों का क्रॉस, J क्रॉस K कितना आएगा? I, और फिर से I के साथ डॉट करोगे तो कितना आएगा? 1। तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका आज का मैथ, टेक्निकल मैथ्स का लाइव सेशन। ठीक है, डेली आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, 25-25 क्वेश्चन के फॉर्मेट में अपना सेशन चल रहा है। तो दोस्तों आपको देरी नहीं करनी है, बहुत कम टाइम बचा है, और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आपके कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, उसमें हम हमारे जितनी हेल्प हो सके उतनी कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन सेशन को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप टेस्ट नहीं दे, देखो कोई भी एग्जाम तब तक आपका क्लियर नहीं हो सकता जब तक आप उसके टेस्ट ना दो और प्रैक्टिस ना करो। तो टेस्ट देने के लिए भी इसका सॉल्यूशन है कि आप फेबुलस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और रजिस्टर करके खुद आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट दे सकते हो, जिसमें आपको रैंकिंग भी पता चलेगी। ठीक है, और किसी को कोर्स परचेज करना है तो फेबुलस एकेडमी के ऐप पर परचेज कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।